सुनी थी। एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइएगा आज की क्लास में। और आज 5वां दिन है और हमारा टारगेट है कि आज 100 क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं और फिर हम शुरू कर पाएंगे आज की क्लास को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, 200 MCQ का हमने टारगेट रखा था। 100 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे 5वें दिन में। और शनिवार को देखेंगे एक साथ अगर हम 40 क्वेश्चंस को कर पाए। और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ही, साथ में मेरे को जो दिख रहे हैं ना, केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। वहां पे 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो 12 जो क्वेश्चन है ना, 12 नंबर का जो काम है, वहां मेरा ध्यान जा रहा है और कर रहे हैं। उस पर भी काम रखेंगे क्लास जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम यहाँ पर लेकर आ पाए। ठीक है, सो फटाफट जुड़ जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े अपना नाम कमेंट जरूर करें और फिर हम बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आप बच्चों के लिए, 5वां दिन। सो ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं चाहूँगा कि क्लास को हम शुरू कर पाएँ आप बच्चों के लिए। सो जल्दी से जुड़ जाएं, अपना नाम जरूर बताएं। टीचर साथी जुड़े हैं तो सर वेलकम है आपका, चलेगा। सो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल आपसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की पढ़ते हैं, रीड करते हैं। कहता है कि मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो वो क्या होती है। आपने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है कुछ इस टाइप की होती है। अगर आप देखें कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, मान लो ऑर्डर कोई भी हो। एग्जाम्पल के लिए 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, 0 1 0 0 0 एंड 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, वो कीजिएगा, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ओके, A31 A32 A33। ओके, सो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास जब एलिमेंट A11 है, आंसर 1 है, A22 है तो आंसर 1 है, A33 है तो आंसर मेरा 1 है। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो निकल कर आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो क्या कि मेरा Aij जो है ना उसकी वैल्यू 1 रहती है। और कब रहती है, इफ I मेरा j के इक्वल है। I j के इक्वल है। अगर I और j इक्वल ना हो, जैसे ये I ये j है आपका I j, जब ये इक्वल नहीं है तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इनकी वैल्यू 0 0 आ रही है। A12 की वैल्यू 0, A13 की 0। तो हम कह सकते हैं ये 0 होगा, कब होगा, इफ I इज नॉट इक्वल टू j कॉलम। ओके, I इज नॉट इक्वल टू j। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहा है, देखिएगा। कहता कि I और j बराबर है तो 0, नहीं नहीं भाई नहीं, Aij 0 और ऑल I j नो। तो क्यों ना डायरेक्ट हिट किया जाए क्वेश्चन को। कहता कि I और j बराबर नहीं है तो 0 है, बिल्कुल 0 है। और I और j अगर बराबर है तो वैल्यू 1। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सो हम जाएंगे डी आंसर के साथ। जिन बच्चों ने डी का, देखिएगा मैट्रिक्स चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन वहाँ की जो डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इन पे आप काम जरूर कीजिएगा। ट्रायंगुलर में पर ट्रायंगुलर, इन चीजों पर आप जरूर काम करें। डेफिनेशन को बड़े ध्यान से डीपली पढ़िएगा, वरना MCQ में आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि R plus denote the set of all non-negative real numbers. Then the function, एक f फंक्शन है R plus to R plus डिफाइन एज x square plus 1 is what? x square plus 1 is what? बताइएगा फटाफट। 4 ऑप्शन आपको जो दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका नाम, क्योंकि किसी का नाम रह जाए और लेना, तो सब भी बच्चे हमारे हैं, ठीक है ना, सब बच्चे ही हमारे हैं। सो नाम लेना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास एक अप्रोक्सी ग्राफ हम लेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ, हमारे पास एफ एक्स हमें दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आपको दे दिया गया। ओके, सो यहाँ पे आपको पता है एक्स एक्सिस आपकी क्या रहती है, डोमेन। ओके, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि ये आपका डोमेन होता है। ओके, ये आपका वाई एक्सिस क्या रहता है, को डोमेन रहता है। ओके, को डोमेन। ओके, सो यहाँ पर इसने कहा आपको कि आपने जो डोमेन लेनी ना, प्लस लेनी, ओनली प्लस की एंट्री आपने करनी है। ओके, जो भी आप ले वो क्या ले, आप प्लस ले। ठीक है, इधर नहीं जाना। और आउटपुट भी आए तो वो भी प्लस के अंदर जाए, सिर्फ प्लस के आंसर ही आपने लेने हैं। ये बात क्लियर होगी। ओके, सो अब देखिएगा अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने आप में क्या है, पैराबोला है। बिल्कुल है, पैराबोला है। और एक्स मेरा 0 ही हो जाए, अगर एक्स मेरा 0 हो जाए तो वाई का मान क्या बन रहा है, वाई की वैल्यू आपके पास 1 बने। कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपका ये बन सकता है।
ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये पैराबोला आपके पास आ चुका है। अब इसमें भी एक बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या कि हमें इधर हमें जो डील करना है ना, हमें जो डोमेन दी गई है वो पॉजिटिव डोमेन दी गई है। ओके, सो इधर से हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो काम रह गया, हमें जिस पे काम करना वो मेरा क्या है, वो पैराबोला मेरा ये है कि इस पैराबोला के इस पार्ट पर हम काम करेंगे और देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ इस पैराबोला पर हम काम कर रहे हैं। ओके, चलिएगा बात करते हैं डोमेन की। डोमेन हमें क्या लेनी है, डोमेन हमें प्लस वाली लेनी है। और इसका मेथड क्या रहता है, मैंने आपको मेथड बताया प्यारे बच्चों। वो क्या कि जब आपने वन वन चेक करना है, आप क्या करें, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा कीजिएगा और देखिएगा वो दिए गए ग्राफ को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिएगा ये लाइन मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा की, पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा की, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, यानी यहाँ पर हुआ क्या, हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, मैं क्या देख पा रहा हूँ, आप क्या देख पा रहे हैं कि डिफरेंट। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू सपोज कि x1 है, ये x2 है, देन x3 है। तो डिफरेंट x1 हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ y दे रहा है, यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हमें जरूर करता मिलना चाहिए। ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली वन पॉइंट पर। ये ध्यान देने योग्य बात है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा वन वन है। ओके, वन वन हो गया। ठीक है, वन वन हो गया, यही लेना था हमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी ले तो भी वन वन होता है, लेकिन उसने प्लस का है। ओके हो गया। अब कोड मैन की बात करें तो वो मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास आर प्लस है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है ये चेक करने के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे। ओके, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। ओके, क्या कहा मैंने, क्या कहा मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं अगर मैंने एक लाइन ड्रा की है पैरेलल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वैल्यू तो मैं ये भी ले सकता था ना, क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो ये भी ड्रा कर सकता था। और मेरा जो ग्राफ है, ग्राफ मेरा ऊपर रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा की, और ये ग्राफ एटलीस्ट वन पॉइंट पर वाई को टच नहीं कर रहा है, ग्राफ को टच नहीं कर रहा है, तो ये मेरा ऑन टू नहीं हो। ठीक है ना, भी मैं y की वैल्यू क्या ले सकता था, पॉजिटिव, यानी जीरो से r प्लस है, जीरो छोड़ के जो भी मैं लाइन ड्रा करता जाऊं, अगर वो लाइन एक भी लाइन ऐसे हमें मिल गई जो दिए गए ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये मेरा वन वन तो है, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, ऑन टू के लिए दी गई कोड डोमेन में हमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करनी है। उस डोमेन में, को डोमेन में अगर वो लाइन दिए गए ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑन टू है, एटलीस्ट वन पॉइंट पे करे। और अगर इंटरसेक्ट करे ही ना तो ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है। ओके, समथिंग्स वैल्यू ऑफ y, बट वी डोंट हैव x फॉर दिस y। ओके, ऑन टू कब होता है, ऑन टू कब होता है, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x, तो ऑन टू होगा ना। तो मेरे पास y तो एग्जिस्ट कर रही है, कुछ वैल्यू है 0.5 समथिंग, लेकिन इसके लिए मेरे पास x नहीं है। ओके, इसके लिए मेरे पास x नहीं मिला है, तो ये मेरा ओनली वन वन है, बट नॉट ऑन टू है। ओके, सो वी विल गो विद द ऑप्शन ए। बताइएगा आप क्या सोचते हैं। चलिएगा बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। आई कहता कि लेट ए बी सी डी बी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट। ओके, सो टू ऑर्डर का मैंने पहले भी बताया था, आसान होता है। मान लीजिएगा ये आपके पास एक गिवन ए मैट्रिक्स हो, दैट इज ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट लिखने का बड़ा सिंपल तरीका क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। क्या करेंगे, इनको सर्कल करेंगे। ओके, और इनको सर्कल कर देंगे। ठीक है, ए और डी को तो क्या करना है, ठीक है, एड ज्वाइंट ऑफ ए, वो मुझे क्या मिलने वाला है, ए और डी जो भी हो, 3 5 6 7, इनको तो हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी डी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर। पहला स्टेप क्या है, इंटरचेंज, इनको क्या करना है, इंटरचेंज आपने कर देना है। ओके, दूसरा क्या है, बी एंड सी को आपने एज इट इज रखना है, बी और सी को आपने एज इट इज रखना है। करना क्या है, जो भी साइन है उस साइन को आपने चेंज कर देना, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो ये आपके पास डायरेक्ट एड ज्वाइंट ऑफ ए आपको मिल जाता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, ज्वाइंट हमें निकालना आया। ठीक है, अब कह रहा है, कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसका एड ज्वाइंट इटसेल्फ ए है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, देखिएगा, ए बी सी और डी। ओके, ए बी सी डी इक्वल टू एड ज्वाइंट आए, मान लीजिएगा वो ए बी सी और डी आ गया। ये कब इक्वल हो सकता है, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हमारा स्टेप क्या है, ए और डी को इंटरचेंज करना है। ए और डी को इंटरचेंज करने का मतलब जो वैल्यू है, क्योंकि सेम आनी चाहिए, है ना, कह रहा कि सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी ए और डी। नंबर एक तो क्या है, मेरा ए और डी क्या होना चाहिए, पहली कहानी तो मैं ये कहूंगा कि मेरा ए और डी इक्वल हो, तभी इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कह रहा है
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इट मीन अगर आप इंटरचेंज कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क ना पड़े तो ए डी के बराबर होगा। देन देखो बी और सी का साइन चेंज करना है, और साइन चेंज करेंगे अगर कोई नंबर है तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इनको चेंज करने के बाद बी सेम रहना, वो कैसे हो सकता है? बताओ भाई, बी का साइन चेंज करने पर भी बी रह जाए, सी का साइन चेंज करने में सी रह जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपोजिट साइन करने हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब इनकी एंट्री 0 0 हो, 0 0, बात में आ गई? तभी तभी देखिए, आप इसका अगर आप एडजॉइंट निकालोगे, ओके, यानी यहाँ पर ए और डी बराबर हो, तो इसका अगर आप एडजॉइंट निकालोगे तो सेम आने वाला है, ए और डी बराबर है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपने इस पर लगाना है। फिर क्या कह रहा है? देन सम ऑफ ए बी सी डी, अब सब का सम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ओके, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है आंसर इन टर्म ऑफ ए बी सी है, तो हम डी को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया मेरे बच्चों, मैंने डी को ए बना दिया, डी को ए बना दिया, प्लस में बी और सी की एंट्री 0 0 करनी पड़ेगी, तो मेरे पास आंसर जो बनेगा दैट इज द 2a, 2a इज द राइट आंसर। क्या बच्चों ने 2a कहा है? जिन बच्चों ने कहा है बिल्कुल वेल डन, आपने बड़े अच्छे से यहाँ पर तैयारी की। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया है? बताएं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को? मैं भी आपके कमेंट्स में देख लेता हूँ। कीप ऑन, वेरी गुड करते रहे, ठीक है जी। ओके, सो स्पीड फास्ट करो। कहता है ये फंक्शन क्या होगा, क्या डिसकंटिन्यू होगा, क्या होगा, चर्चा करते हैं, ठीक है? अपने आप में आपको पता है मॉडल्स का जो ग्राफ होता है ना, मॉडल्स आपके पास जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है ना? उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार वी साइज का होता है ना, वी, ओके, वी कार जो होता है दैट इज द मॉडल्स, ओके, ग्राफ। तो ये अपने आप में क्या होता है? कंटिन्यू होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉर्नर पॉइंट मिल गया, और कॉर्नर पॉइंट पे तो आप सो मेनी लाइंस ड्रा कर सकते हैं, तो स्लोप हमें नहीं मिलता है कि कॉर्नर पॉइंट का स्लोप हम नहीं बता सकते, तो नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, सो यहां से पता चल गया कि एक बार जो लगा, ठीक है? अब यहां से इसको छोड़ देते हैं, अगर इसको देखा जाए तो कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे अंदर वाले एफ एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस में मॉडुलस ऑफ एक्स, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? इस पे चर्चा कर लेते हैं, वो क्या? अब एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? एक्स क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है नंबर एक, एक्स आप क्या लिख सकते हैं? लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है? सो इसकी डेफिनेशन अब कैसे बनेगी? इस डेफिनेशन को अगर हम और रिफाइन करें तो 1 माइनस में एक्स और माइनस का एक्स, इफ एक्स मेरा लेस देन जीरो, अगर एक्स खुद नेगेटिव है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यही मेरा 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स हो जाएगा इफ एक्स मेरा क्या हो? जीरो या जीरो से बड़ा हो। इसको हल किया तो मेरे पास क्या आ गया? दैट इज 1 माइनस 2x, और ये कट गया तो 1 आ गया, ठीक है? इफ x इज लेस देन जीरो, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये बताइए, अब ये क्या ये 1 1 होगा या उल्टा होगा? अब सॉरी, ये क्या डिसकंटिन्यू होगा या कंटिन्यू होगा? आप बताएं मुझे, सिंपल सी बात है, चेक कर लीजिएगा। जीरो पर हमने सोचना है ना, हमने सोचना है जीरो पर, ठीक है? जीरो पर चर्चा करनी है, जीरो से लेस है तो ये वैल्यू होगी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आंसर वन ही बनेगा ना, इसके साइड में आंसर वन ही बनेगा, इसका राइट साइड में तो पहले से वन है, एट द पॉइंट भी वन है, तो फंक्शन मेरा क्या हो गया? फंक्शन मेरा यहाँ पर कंटिन्यूस एवरीवेयर आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर, लेफ्ट लिमिट में वन आंसर है, राइट में एट द पॉइंट वन है। ओके, क्लियर हो गया सब बच्चों को? बताएं एक बार फटाफट, जल्दी से फटाफट बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द साइड ऑफ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग रेट एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? आपको स्क्वायर की साइड दे दी गई है और वो डिक्रीज हो रही है, एक सेकंड में 1.5 सेंटीमीटर कम हो रही है। द रेट ऑफ चेंज डिक्रीज ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर जो है भाई, अगर साइड साइड कम हो रही है तो पैरामीटर भी तो कम होता जाएगा ना, ठीक है? सो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों? यहाँ पर हुआ क्या है? आपके पास सपोज कीजिएगा ये एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है? इसकी साइड एक्स एंड एक्स है, ओके, और इसका पैरामीटर की जाए दैट इज 4x, ओके, ये हमें चीजें क्लियर है, सिंपल सी बात है। साइड डिक्रीज हो रही है और किस के एस्पेक्ट में हो रही है? सेकंड, ठीक है? किसके देखिएगा 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी अगर साइड हो आपके पास, ओके, और इसमें जो चेंज आया dx अपॉन dt दैट इज व्हाट? 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस ये बताएगा कि डिक्रीज हो रही है, लगाओ या ना लगाओ। अब ये अपने को गिवन है। अब पैरामीटर आपके पास क्या होता है? दैट इज 4x, ओके, पैरामीटर भी अब कम होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है हमने। सो मेरा क्या आ जाएगा कि पैरामीटर में हम क्या देख रहे हैं? चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 4 का तो कांस्टेंट है, x साइड में चेंज क्या आएगा? dx अपॉन dt आ गया, ओके। सो इसका dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, दैट इज व्हाट? 4 इंटू में 1.5, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। इज देयर एन आंसर? यस, वी हैव द आंसर, दैट इज द बी, बी इज द राइट आंसर, ओके।
क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को आपके लिए भी छोड़ेंगे, ठीक है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? मैं कुछ नहीं बता रहा, प्रॉपर्टी आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 है, क्या है जरूर चेक करें, आंसर तो क्लियर है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो कब होता है? जब दिया गया फंक्शन क्या हो, ओड हो, और ओड की डेफिनेशन क्या रहती है, ये रहती है, ठीक है? जब x को फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स रखा और वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है माइनस हो एफ एक्स, देन गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है। ओके, फटाफट फटाफट कहता कि आपको क्या दे दिया गया, आपको एक इक्वेशन आपको दे दी गई है, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गया है, किसका एग्जांपल है? क्या वेरिएबल सेपरेबल कर पाएंगे आप? इसका ट्राई करके देखिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस इक्वेशन है, या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड है? देखिए फटाफट बताएं इसका आंसर, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएं, ठीक है? अब पहली बात, क्या डिग्री नॉट डिफाइंड ऐसी कोई बात बन रही है? तो आप देखें नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अगर साइन के साथ dy अपॉन dx पॉलिनोमियल तो है, ये dy अपॉन dx में पॉलिनोमियल है, तो ये ऑप्शन तो चला गया, ठीक है? वेरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी? होमोजेनियस भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप y को पुट नहीं कर पाओगे dy अपॉन dx में, तो होमोजेनियस भी नहीं है। सेपरेट होता फिर हम सोच लेते, ठीक है? तो रह गया वेरिएबल सेपरेबल। क्या आप वेरिएबल जो है, क्योंकि y प्लस में है, क्या कर पाएंगे? इसको ट्राई करना आप, वेरिएबल यानी dy अपॉन dx अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, और dx x के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, y dy के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो ऐसा भी आप ट्राई करना नहीं कर पाओगे। सो ऑप्शन जो बचेगा मेरे पास, दैट इज द सी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल में। ट्राई जरूर कीजिएगा सभी ऑप्शनों पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कहता ए वेक्टर है, ओके, एंड देन बी वेक्टर, देन ए एंड बी वेक्टर आर। ये किस प्रकार के वेक्टर है? चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, ठीक है? क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं विच आर नॉट पैरेलल, या पैरेलल वेक्टर्स है, या परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, या यूनिट वेक्टर्स है? क्या है ये वेक्टर? ओके, सो वन बाय वन जब भी ऐसा पूछा जाए, मैं आपको कहूंगा एक ही काम करें, इनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप लेके देखिएगा, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। चलेगा, ए डॉट बी अगर यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी, दैट इज व्हाट, 2i माइनस जे प्लस का के, विद डॉट आपने लेना है, दैट इज i प्लस में j माइनस में k। ओके, तो इसको लीजिएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो क्या आ गया? ओके, i इंटू आई 1 होता है, तो 2 आ गया, माइनस का j, और सॉरी माइनस का 1 एंड माइनस का प्लस का 1, माइनस 1 आ गया, 1 एंड माइनस 1 आ गया, दैट इज 0। a डॉट है भी, a डॉट, तो क्या होगा बताइए? प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी को अगर आप डिफाइन करो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉज ऑफ थीटा। ओके, कॉज ऑफ थीटा। अब ये जीरो, इसकी वैल्यू क्या हुई है? इसकी वैल्यू क्या हो गई है? जीरो हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? क्या मेरा ए जीरो हो सकता है? नहीं। क्या बी जीरो? नहीं, क्योंकि ये नॉन जीरो। क्या दिया हुआ? नहीं दिया, देना चाहिए था ना, ठीक है? तभी तो एंगल निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मेरा cos थीटा है वो जीरो है, तो थीटा का मान क्या होगा इस केस में? थीटा का मान पाई बाई 2 हो जाएगा ना, cos 90 इज जीरो। सो दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ओके, सो इज देयर एनी आंसर? यस, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। कहता है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल which a line makes with positive direction of x y z axis respectively, then which of the following is not true? जल्दी से बताइए, अल्फा बीटा गामा क्या? अल्फा एक्स एक्सिस के साथ कौन, वाई जो है, सॉरी बीटा वाई के साथ, जेड जो है, सॉरी गामा जो है आपका जेड के साथ एंगल दिया हुआ है, तो क्या प्रॉपर्टी जो है नहीं बनेगी, ठीक है? अगर आपके पास एक्स वाई एंड जेड आ गया, ओके, और सपोज कीजिएगा ये कोई वेक्टर है, ठीक है? ये कोई आपका ओपी वेक्टर है, ठीक है? वाई के साथ एंगल बनेगा, जेड के साथ एंड एक्स के साथ, जो कि आपका अल्फा बीटा गामा है। सो हमारे पास कोज अल्फा, ओके, एंड कोज बीटा एंड कोज गामा क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू हो जाती है? नॉट ट्रू कह रखा है, तो ट्रू में एक तो ये ट्रू हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ, ठीक है? अगर ये ट्रू है तो ये बिल्कुल ये ट्रू नहीं होगा, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। और बाकी इन पे आप काम करोगे तो आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है? साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में, नहीं इन टर्म ऑफ साइन है तो कोस में लिख लेना, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस में 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। तो ये इसको अगर आप लिख देते हैं तो क्या इसका मान 2 बनने वाला है? ओके, तो यहाँ पे 1 1 1 3 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा
cos स्क्वायर गामा। ओके, सो ये वैल्यू आपकी 1 बनेगी, 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये ट्रू हो गया और ये भी ट्रू होगा मेरे बच्चों, अगर इस आपको ट्राई करोगे ये भी ट्रू होगा। ठीक है, cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या लगाना है इसको हल करने के लिए? cos 2 अल्फा को अगर आप फार्मूला लगाओगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, बिल्कुल -1 ही बनेगा। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा ताकि और भी आप सीख पाए। द द रिस्ट्रिक्शंस द रिस्ट्रिक्शन imposed to decision variable involved in a objective function of a linear programming problem are called what? बताएंगे। रिस्ट्रिक्शन जो है उनको हम क्या कहते हैं? मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि वहां पे एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी डेफिनेशन आपको एलपीपी में दी हुई ना, वो जरूर आप काम कर लीजिएगा। 6 नंबर का 1 नंबर एमसीक्यू बार बार डेफिनेशन की बेस पर पूछ रहा है। ओके, सो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, आंसर जरूर आप वेरीफाई करें। बी कंस्टेंट्स, चलिएगा देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दी गई है दैट इज 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज 0.4। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी occurred, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसमें हम काम कर लेते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी हो व्हेन ई हैज ऑलरेडी occurred, दैट इज व्हाट? दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। मेरे पास वैल्यूज है, मेरे पास क्या है? मेरे पास यूनियन यूनियन 0.4 है और इन दोनों का सम क्या बन रहा है? आप देखिए डायरेक्ट, आप यहाँ देखें कि ए यूनियन एफ, जो मेरा डायरेक्ट सम बन रहा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों का डायरेक्ट सम यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, सम डायरेक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 होगी ना। ठीक है, घटाकर करके देख लो। ठीक है, या फार्मूला जो होता है ना माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, इसकी वैल्यू आपके पास 0.4 है और इसकी वैल्यू आपके पास 0.1 है, प्लस में एफ की 0.3। ओके, और माइनस इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट वैसे आंसर आ चुका था लेकिन फिर भी बता रहे हैं। तो ये 4 हो गया, ये 0.4 0.4 तो उधर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो मेरे पास 0 बन रही है, जो कि मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, क्योंकि दोनों का सम डायरेक्ट इसके इक्वल हो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो मेरे पास ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास 0 हो गया, 0 समथिंग 0 विल बी 0। ओके, ये अगर 0.0 है तो इसका आंसर 0 ही बन जाएगा। सो वी विल गो विद ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो देन ए बी प्लस बी ए क्या होता है? तो इसके दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक यहाँ पर पूछ लिया है ना, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगी। ओके, सो एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। ओके, जब डिफरेंस हो तो आपकी स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें आप सिर्फ सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो कहेंगे। सो सम है तो यहाँ पर बी के साथ जाएंगे, डिफरेंस होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज द ए ऑप्शन हम कहते हैं। दोनों याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है। डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हम ना। ठीक है, एक्सपैंड कर दीजिएगा, 1 से एक्सपैंड करें। ओके, डिटरमिनेंट वैल्यू दैट इज 1 के साथ एक्सपैंड किया। सो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो 0 इंटू 0। ओके, माइनस का के आ गया, ये डिलीट रो और ये कॉलम डिलीट, तो 3 माइनस 0 3, आगे तो 0 हो ही गया, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है दैट इज प्लस माइनस 6। ओके, सो मेरे पास माइनस का 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 है। सो के मेरा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6 को डिवाइड करेंगे माइनस 3 से, सो माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा ना। सो ये आंसर मेरे पास बन जाएगा। बड़ा सोचने वाला सवाल है ना। माइनस का, ये देखिए यहाँ पे देखो, प्लस आंसर तो वही है ना, लेकिन यहाँ डी आंसर के साथ ले जाना है, माइनस प्लस 2। ओके, माइनस प्लस 2 के साथ जाना है, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन में 13th हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x टू की पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज़ टू x क्या होगा? सो फार्मूले की बात की जाए, है ना, अगर आपके पास y जो है ना, y इज ax। ओके, सो dy अपॉन dx आपका क्या होता है? दैट इज ax log ऑफ a, ये आपके पास फार्मूला रहता है। ठीक है, सेम वे इस पे अप्लाई करें। कहता कि लेट इसको y मान लेते हैं दैट इज 2x। ओके, तो dy अपॉन dx आपका क्या आ जाएगा? दैट इज 2x log ऑफ a, दैट इज 2 हो गया। देन उसको हमने मान लिया z। ओके, z इसको माना दैट इज 3x। सो dz अपॉन dx क्या आ जाएगा? 3x log ऑफ a, है ना, log ऑफ a दैट इज 3, यहाँ पे 2 लेना ना। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में, ये डेरिवेटिव का मतलब आपको जो निकालना है फाइनल, वो क्या आएगा आपका? वो आपके पास आ जाएगा dy रिस्पेक्ट टू dz, क्योंकि इसको y मानना है, y के रिस्पेक्ट में z का करना। सो डायरेक्ट हम लिखें तो
2x log की log 2 एंड 3x log 3। कोई ऐसा आंसर है? 2/3 वाला आंसर जो बनेगा वो बनेगा, तो इसलिए हम कुछ ऑप्शनों को डिलीट कर सकते हैं। 2/3 तो आंसर आना ही चाहिए हमारा। सो और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें तो हम कह सकते हैं कि 2/3 रेज्ड x सम कर दें। ओके, इसको हल नहीं किया उन्होंने, तो एज इट इज log 2 अपॉन log 3। क्या ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है तो बताएं मुझे भी। 2/3 सी के साथ जा रहे हैं। गलती हो तो माफ कर देना और कमेंट करके बता देना। कहता ए वेक्टर की वैल्यू 2 है और के की रेंज आपको दी गई है, देन वैल्यू ऑफ दिस आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, के इज द कांस्टेंट, ए इज वेक्टर, इसको डिफाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? क्या इसको मैं के मॉडुलस और ए मॉडुलस के रूप में डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। के ओके, ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ तक क्लियर है। के की रेंज देखिए, के की रेंज क्या है? -3 से 2 है, -3 से 2 है। ओके, माइनस के की वैल्यू -3 से 2 है। ओके, -3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -3 पुट करेंगे तो -3 इंटू में 2 तो मेरे पास 6 आ गया। ओके, और 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 2 इंटू में 2 दैट इज 4। क्या यही मिनिमम वैल्यू? क्या और मिनिमम वैल्यू हो सकती है? 0 अगर हम इसको लें, 0 अगर इसको हम लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 इंटू में 2 दैट इज 0। ओके, सो मिनिमम वैल्यू 0 बन रही है, मैक्सिमम वैल्यू 6 बन रही है। सो 0 टू 6 डी। ओके, इक्वल टू है तो है ना, इक्वल टू है, इक्वल टू है तो हम 0 टू 6 लेंगे, नोट होता तो वो देखते हैं 0 टू 6। ओके, ठीक है जी, चलिएगा। कहता है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 5/4, 5/4 बना रही है, किसके साथ बना रही है मेरे बच्चों? 5/4 जो बना रही है, 5/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल जो बनाया दैट इज द 5/4। देन द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ आपसे पूछा गया। आपके पास एक्स के साथ दे दिया गया है, जेड के साथ दे दिया गया, तो वाई एक्सिस के साथ आपने बताना है। ओके, सो सिंपल रहने वाला है क्वेश्चन भी, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर मेरे पास एल होता तो वो क्या होता? दैट इज cos अल्फा। ओके, अगर मेरे पास एल होता तो दैट इज cos अल्फा एंगल 5/4 है। ओके, सिमिलरली एम बी cos/4 है। ओके, और यहाँ पे वाई एक्सिस का पूछा गया, ठीक है, तो इसको हम चलो तो इसको हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा। ओके, और मेरे पास जो दे दिया गया एन, एन भी मेरे पास cos 5/4 है। तो हल कर लीजिएगा, हमें प्रॉपर्टी पता है कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर दैट इज 1। ओके, सो मेरे पास cos 5/4 का स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन अगेन cos 5/4 का स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाना चाहिए। cos 5/4 दैट इज 1/2 होता है, तो स्क्वायर प्लस में एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्लस में 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1। ओके, सो ये आपका 1/2 हो गया। ये आपका क्या होता है? cos थीटा आपने इसको लिया है, प्लस में 1/2 दैट इज 1। ओके, हाफ एंड हाफ 1 हो गया, उधर आएगा 0 हो गया, यानी cos cos स्क्वायर थीटा आपके पास 0 आ गया ना, ये 1 है, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, इधर आएगा 0 हो जाएगा। सो ये वैल्यू 0 होगी, तो बताएं कितने पे 0 होता है? थीटा का मान 5/2 हो तो तभी तो 0 होता है, ठीक है, 5/2। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी कहा बिल्कुल वेल डन है, ऐसे ही आप करते रहें। चलिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ एलपीपी पे फिर आ गया क्या यार? ये तो कमाल कर रहा है ना। कहीं 4 नंबर में ना पूछ ले फिर आपको, है ना, केस स्टडी 4 नंबर में पूछ लिया तो 2 नंबर ऐसे ही वो निकालने वाला है, आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। सो देखिएगा, एक ये जो लाइन, ठीक है, इस लाइन x + 2y = 76 से ऊपर वाला ग्राफ, यानी ये जो वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि x + 2y की जो वैल्यू हो वो क्या हो? 76 से ग्रेटर देन हो। ओके, एक तो ये देखेंगे हम, और ये जो लाइन है ना इससे नीचे, यानी 2x प्लस में y की जो वैल्यू जो है लेस देन होनी चाहिए, किससे? 104 से। तो ये दोनों ढूंढ लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। दोनों एक साथ कहाँ मिल रहे हैं? ग्रेटर देन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अनुसार हमारे जो आंसर है ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लेस देन 104, तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन दे रहा है, तो ये डिलीट हो गया। सी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप बताइएगा हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर? हुआ क्या, आपको जो दे दिया गया, कहता है कि ए मैट्रिक्स आपको दे दी गई, जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट ही करेंगे इसको, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे प्यारे बच्चों,
आपको एक ए मैट्रिक्स दे दी गई है और ये ए मैट्रिक्स अपने आप में कैसी मैट्रिक्स है, 2 3 5 ओनली डायगोनल्स आपको दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ए इनवर्स क्या होगा, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फटाफट बताएं कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। ओके, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वो क्या, ठीक है, आप करोगे प्रोसेस पूरी, कोफैक्टर माइनर मैट्रिक्स सब चीजें निकाल लीजिएगा, आंसर वही मिलेगा। क्या कि आप क्या करें, 2 3 5, ओके 2 3 5 है और इसका अगर आप निकालेंगे मॉडुलस, वो क्या आएगा, दैट इज 2 × 3 × 5 आएगा। ओके, डिटरमिनेंट वैल्यू 30 बन जाएगी ना, इस 30 से ही आपने इसको डिवाइड कर देना, क्या कि 2/30, 3/30, 5/30 ऐसे डिवाइड कर देना। सो आंसर मेरा कहाँ रुकेगा जाके, 2/30 नहीं, ऐसे नहीं। ओके, डायरेक्ट बताना है ना, मैं थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की, है ना, या आपके पास ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स आपके पास क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू में ऐड ज्वाइंट ऑफ ए। ओके, डायरेक्ट भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। ये मेरे पास क्या है, दैट इज 2 3 5, 2 3 5। ओके, जो बीच में है उसी नंबर को आपने पकड़ लेना, बीच में 3 है। ओके, सो इसकी अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना चाहोगे, डिटरमिनेंट वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, 1/30 आ गई। ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स को बनाने का तरीका क्या है, 2 3 5 तीनों को लिख लीजिएगा, जो बीच में है वहां से शुरू करना है। 3 5 जा 15, ओके 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये आपके पास इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई आपके पास। ठीक है, सो तो इसका इनवर्स आपके पास क्या आएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 1/2, 1/3 एंड आंसर आपका क्या बनेगा, 1/2, 1/3 एंड 1/5। ओके, तो 0 0 0 एंड 0, तो ये आंसर आपके पास बन जाएगा। तो वो आंसर मेरा कौन सा है, तो मेरा आंसर ए है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है, 1/2, 1/3, 1/5। तो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसका मेथड क्या रहता है, जब आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे दी जाए और इसका ए इनवर्स आपको निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करना है, 2 को लिख देना है 1/2, 3 को लिख देना है 1/3 और 5 को लिख देना है 1/5। तो ये डायरेक्ट इसका ए इनवर्स आपको मिल जाता है। ठीक है, सिंपल है, चलेगा, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता कि एवरेज, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, कहता कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स होती है क्या, और इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या डायगोनल मैट्रिक्स अब आपने देखी, क्या डायगोनल एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट जीरो होते, नहीं होते, डेफिनेशन हमने की थी। ओके, हमने डेफिनेशन इसकी की, ठीक है, और वो क्या कहती है, वो कहती है ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी यहीं से निकलेगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, हमने डेफिनेशन की थी ना कि ए आई जे अगर कोई इसका एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी वैल्यू होगी, क्या सपोज कीजिएगा ए 1 1, ओके, ये आपका ए 2 2 और ये आपका ए 3 3, 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कोई एलिमेंट्स रहता है, ओके, कोई भी वैल्यू, और अगर आई मेरा जे के इक्वल ना हो तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ चुकी है। ओके, और इसी का पार्ट है स्केलर, इसी की टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स कब हो जाती है, जब तीनों एलिमेंट्स, ओके, जब A1 मेरा A2 के बराबर हो जाए और ये मेरा 3 तीनों इक्वल आ जाए, तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। अब काम कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो है आपकी, क्या डायगोनल मैट्रिक्स आपकी है उसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नो, गलत हो गया। अब ये रीजन गलत कहाँ पे है, इस पर तो आंसर यही आपका बन जाएगा, क्योंकि रीजन फाल्स हो उसका ऑप्शन सी है, और ऑप्शन आपके पास नहीं है, डायरेक्ट आपको जरूरत भी नहीं है एक्सप्रेशन पढ़ने की। और एवरी स्केलर मैट्रिक्स है क्या स्केलर मैट्रिक्स जो होती है डायगोनल होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 19वां। ठीक है, हाँ जी बताइएगा, 20वां तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज द सेम एज द एंगल बिटवीन बी एंड ए न्यूमेरिकली। क्या न्यूमेरिकली जो वैल्यू जो आएगी क्या वो बराबर होती है, ए ने जो बी के साथ एंगल बनाया और बी ने ए के साथ बनाया, जरा सोचिएगा, आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज द सेम प्रोजेक्शन बी ऑन ए। क्या ए का प्रोजेक्शन बी के साथ और बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालें तो क्या दोनों बराबर आएंगे, सोचना है आपने, डेफिनेशन लगानी है, ये आपके लिए होमवर्क यहाँ आज का रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और आप सब बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि यू हैव कंप्लीटेड 100 MCQ क्वेश्चन। तो सब बच्चों के लिए क्लैपिंग है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, 100 क्वेश्चन तक कर पाए हैं, तो डेफिनेटली आप बने हुए हैं,
हमारे चैनल के साथ, और इस प्रकार आप बने रहे, अपना प्रेम प्यार यहाँ पर देते रहें। 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 200 का टारगेट है। अगले 5 दिनों में या 3 या 4 दिनों में जैसे-जैसे हम बढ़ेंगे, 40 क्वेश्चनों को हम लगा पाएँ एक साथ, तो 2 दिनों में भी हम इसको निपटा देंगे, ठीक है? सो ये थे आज की आपके लिए बधाई, और कल फिर हम मिलेंगे लेकर 200 क्वेश्चन आपके लिए छठा दिन में, और देखते हैं वहां पर 20 क्वेश्चन करेंगे या 40 करेंगे, डिपेंड करेगा आपकी रिस्पॉन्स पर, आपके कमेंट्स पर, आपके व्यूज पे, ठीक है? सो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहे चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी लाइव सेशन आपके साथ आए, ठीक है? तो इसका मैं शॉर्ट बना लेता हूँ, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 200 एमसीक्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। छठा दिन है, सभी बच्चे 8 बजे जुड़ना ना भूले, ठीक रात 8 बजे रहने वाली है ये क्लास। थैंक यू जी।